अगर मेरी सीट की तरफ फोकस करेंगे तो आप देखेंगे मैंने सीट को ना थोड़ा सा चॉप कर रखा है। तो सेम यार ये भी हीट करती है, लेकिन इसके साथ ना प्रॉब्लम जो है वो इसकी रेडिएटर की प्रॉब्लम है। इंजन हीटिंग इशू तो तब भी चल जाता है। एक और आप लोगों का सवाल होता है जो काफ़ी बार कमेंट सेक्शन में है, वो होता है माइलेज। अब इसका जो हाई बीम है ना वो लो बीम की जगह गिरता है और लो बीम थोड़ा और पास गिरता है। हीटिंग पोजीशन अगर बाइक की देखोगे ना तो बहुत ही सही है, और ये थोड़ी और भी मैंने सही कर रखी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हुई। वाइब्रेशंस की बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशंस हैं, लेकिन इसमें 20 bhp और 20 न्यूटन मीटर है, तो मेरे लिए पावर इनफ। और मैंने झंस्कार किया हुआ है, झंस्कार। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि अपनी बाइक को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है, क्योंकि मार्च लास्ट ईयर ली थी 2024 और अभी 25 की जुलाई चल रही है, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो ही लिया। और इस टाइम में हमने इसका लगभग 19,000 किलोमीटर चला दिए, तो एक अच्छा खासा रन कर लिया इसे, और अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ अच्छे से शेयर कर सकता हूँ। शक्ल थोड़ी ऐसी आ रही होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, रुमाल लेके बैठे हैं, हमारा कैमरामैन टोपी लगाने उधर खड़ा हुआ है बहुत देर से हम सुबह से ये वीडियो बनाने की ट्राई कर रहे हैं, एक शॉट बना के डाला, लेकिन गर्मी इतनी थी कि यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा था। अभी अगर टाइम की बात करें ना तो 4:33 हो गया है, और हम आए थे अराउंड 11 बजे आए थे, तब से हम ये बना रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। आज तक बहुत सारे कमेंट आए इस वीडियो, मतलब हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ में इस बाइक के बारे में लोग पूछ रहे थे। इंजन हीटिंग इशू हो गया, सीट हाइट हो गई, इंजन वाइब्रेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैंने सारे पॉइंट नोट डाउन करे हुए हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उठता है ना मेरी हर वीडियो पे, वो रहता है इसकी सीट हाइट। जब रॉयल एनफील्ड ने 411 से 450 में खुद को अपग्रेड किया, तो सीट हाइट को भी अपग्रेड कर दिया। जो 411 है उसकी सीट हाइट थोड़ी कम है, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, मैं नीचे लिख दूंगा, बट इसकी जो सीट हाइट है 825 से 835 mm कर दी। और जो शॉर्ट राइडर है लाइक मी 5'7" या उससे कम है ना, उसके लिए ये सीट हाइट ज़्यादा है। अगर मेरी सीट की तरफ फोकस करेंगे तो आप देखेंगे मैंने सीट को ना थोड़ा सा चॉप कर रखा है, तो फ्लैट फुट हो जाता है। फ्लैट फुट रहता है तो उसमें फायदा ये रहता है, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, स्पेशली माउंटेन्स में। झंस्कार जैसी ट्रेल में जब मैं राइड कर रहा था ना, तो मुझे वहाँ पे समझ आ गया था कि फ्लैट फुट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब शार्प बैंड्स होते हैं ना, आपको नीचे पैर रखना होता है और बाइक पूरी लोडेड होती है ना, तो अगर जब फ्लैट फुट है तभी आपका पैर पूरा वेट झेल पाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी था। तो आप समझ लो अगर 5'7" है उससे कम हो तो आपको सीट थोड़ी एडजस्ट करानी पड़ेगी। 5'8" वगैरह हो तो बहुत ही आराम से आप 825 पे आराम से इसको चला सकते हो। ऑलराइट, सो जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो होता है इंजन हीटिंग इशू। देखो, इंजन हीट तो है, और आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी बाइक होगी अगर आप अपर सेगमेंट में जाते हो तो ज़्यादा हीट ना करती हो। तो सेम यार ये भी हीट करती है, लेकिन इसके साथ ना प्रॉब्लम जो है वो इसकी रेडिएटर की प्रॉब्लम है। इंजन हीटिंग इशू तो तब भी चल जाता है जब आप स्लो ट्रैफिक में या फिर माउंटेन्स पे स्लो राइड कर रहे होते हैं ना, तो प्रॉब्लम होता क्या है, जब रेडिएटर फैन चलता है तो इसकी जो हीट है ना वो यहाँ ऊपर हैंडल के पास से बाहर आती है। जब ये बाहर आती है हैंडल, और हवा लगती है पूरे मुंह पे, तो नॉर्मली अगर बाइक आप चला रहे होते हो तो आपकी सिर्फ लेग्स बर्न होती हैं, लेकिन अगर आप हिमालयन ट्रैफिक में या स्लो मूविंग कर रहे हो ना, तो आपकी पूरी बॉडी रोस्ट होने वाली है। इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बाकी अगर आप हाई स्पीड पे क्रूज कर रहे हो, 60 70 80 भी क्रूज कर रहे हो ना, तो वो चीज़ आपको पता नहीं चलती है। लेकिन अगर आप स्लो मूविंग ट्रैफिक में हो ना, तो फिर और रेडिएटर फैन चल रहा है, फिर आपको अच्छे से समझ में आता है कि कितना इंजन हीट करता है। तो ये एक इशू है, आई थिंक रॉयल एनफील्ड उस पर काम करना चाहिए। पता नहीं मेरी हिमालयन के साथ ही, क्योंकि मैंने ज़्यादा बाइकें चलाई नहीं है, या और भी बाइक्स में ऐसा होता है। अगर और भी किसी के पास बाइक है और उसकी जो रेडिएटर चलता है तो हीट हैंडल के ऊपर से ऊपर आके मुंह जलाती है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे लगता है ये हिमालयन की प्रॉब्लम है, मेरी पल्सर में ऐसा नहीं होता है। एक और आप लोगों का सवाल होता है जो काफ़ी बार कमेंट सेक्शन में है, वो होता है माइलेज। अगर आप मेरी बाइक का माइलेज देखेंगे तो ये एक ट्रिप है जो मैंने अभी जीरो नहीं करी। लास्ट आई थिंक अल्मोड़ा जो ट्रिप करके आए थे तब से कंटिन्यू ही चल रहा है। अगर आप माइलेज देखेंगे ना 31.3 का है, 450 सीसी की बाइक, और जिसमें 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 40 bhp पावर है। तो अगर 31 या 30 प्लस दे रही है ना माइलेज, तो भाई वो बेस्ट है, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जबकि हम तो अच्छी खासी स्पीड में राइड करते हैं, मतलब 100-120 हमारी नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड रहती है, और उसमें ये माइलेज हमें मिल रहा है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बाइक का, वो होती है उसकी हेडलाइट। लेकिन इसकी जो हेडलाइट है वो बिल्कुल ही यूजलेस है, ये सिटी में भी किसी काम की भी नहीं है। इसका थ्रो भाई बहुत ही गंदा है। इसकी क्या थी पोजीशनिंग, मैंने काफ़ी नीचे कर रखी है। अब इसका जो हाई बीम है ना वो लो बीम की जगह गिरता है, और लो बीम थोड़ा और पास गिरता है, तब जाके ये सिटी राइड में मुझे थोड़ा हेल्प करती है। क्योंकि यार ये जो मैंने लाइट्स लगा रखी हैं ये थोड़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। ये लोग, अगर मैं जलाऊंगा शहर में तो लोग गालियाँ देंगे, इन्हें मैं हाईवे पे स्ट्रिक्टली यूज़ करता हूँ। आपको भी सजेशन यही है। तो हेडलाइट इसकी यूजलेस है। हेडलाइट अगर आपको टूरिंग करनी है इसमें तो आपको एक्स्ट्रा लाइट लगवानी ही पड़ेगी। ऑलराइट, सो अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, वो है बाइक का टूरिंग कंफर्ट। यार देखो, सीटिंग पोजीशन अगर बाइक की देखोगे ना तो बहुत ही सही है, और ये थोड़ी और भी मैंने सही कर रखी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हुई। बाकी ये जो राइड ट्रायंगल है ना वो बहुत ही स्ट्रेट है, तो आपको मतलब 600-700 किलोमीटर भी, 1000 किलोमीटर भी आप दिन का राइड करोगे ना तो बहुत ही ईजिली कर पाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने 1000 किलोमीटर राइड कर ली। अगर आप स्विच कर रहे हो किसी स्पोर्ट्स बाइक से या छोटी बाइक से, अपने अपग्रेड किया है खुद को ना,
तो बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ अपग्रेड किया है, ये जब हम आते हैं ना इस पे बाइक की जो परफॉर्मेंस रहती है उस पर वो बड़ा डिपेंड करता है आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बाइक से। लाइक सपोज आप पहले लोअर सीसी बाइक चला रहे हो, फिर आप अपग्रेड करते हो, तो डेफिनेटली चीज़ें अपग्रेड होती हैं। लेकिन आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं वो बड़ी बड़ी बाइक चलाई हैं उन्होंने, अफ्रीका ट्विन वगैरह हो गई। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ यहाँ पे। तो उसमें होता क्या है, जब आप डाउनग्रेड करोगे ना तो जो बाइक की परफॉर्मेंस है वो डाउनग्रेड होनी ही होनी है, वो आपको नहीं मिल सकता। एक 4 लाख की बाइक की वाली में आपको 20 लाख वाली परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो अगर आप डाउनग्रेड करोगे तो आपको लगेगा यार वाइब्रेशन ज़्यादा है, इंजन हीट ज़्यादा कर रहा है, रिफाइनमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने अपग्रेड किया तो वही चीज़ें आपकी अपग्रेड होंगी, तो आपको लगेगा यार बाइक रिफाइंड भी है, इंजन में वाइब्रेशन भी है तो कितनी है, और क्या क्या मतलब बाइक का इंजन रिफाइनमेंट क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, स्पीड कैसी है, पिकअप कैसी है। तो ये सारा ना डिपेंड करता है आपने अपग्रेड किया है, डाउनग्रेड किया है, फर्स्ट टाइम बाइक ली है। तो आपको अगर बाइक जब आप खरीदोगे ना तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि किसका आप वीडियो देख रहे हो बाइक के रिव्यू के बारे में। सो जो मैं बता रहा था, जो अपना जो राइडिंग सिटिंग पोस्चर है, तो उसमें जो मेन हेल्प करी मेरे ना वो है ये जाना के ऑफसेट हैंडल बार राइजर, जो मैंने एक शिमला राइड करी थी उसके बाद ही लगवा लिया। तो क्योंकि क्या है ना, ये हैंडल थोड़ा वाइड है अगर आप इसे सही से देखेंगे, और थोड़ा दूर हो रहा था और थोड़ा नीचे हो रहा था, तो ना शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ये हमने लगाए, हैंडल थोड़ा पास भी आ गया और थोड़ा ऊपर भी हो गया, तो जो सिटिंग पोस्चर था ना, शोल्डर्स पे जो पेन आ रहा था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, और राइडिंग जो पोजीशन थी और कंफर्टेबल हो गई। और मतलब उसके बाद कभी दोबारा मुझे राइड पे पेन हुआ ही नहीं। पूरा झंस्कार कर लिया मैंने, लद्दाख कर लिया, बट मुझे लगा नहीं कि बाइक में अब हैंडल से कोई भी इशू आ रहा है। वाइब्रेशंस की बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशंस हैं लेकिन मैनेजेबल हैं, क्योंकि मैंने पल्सर 220 से इस पे स्विच किया है। तो जिस कंफर्ट लेवल पे ये 100 पे क्रूज करती है, पल्सर उस पर नहीं करती थी, तो मुझे लगता है कि ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है। ऑब्वियसली नो डाउट हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि रॉयल एनफील्ड में वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशन है बट मैनेजेबल है। कोई ऐसी वाइब्रेशन नहीं है जो आपको राइड पे परेशान करेंगी, आपको मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देंगी, अनकंफर्ट करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। है वो आपको लगेंगी थोड़ी बहुत। जो मेन वाइब्रेशन आपको फील होगी वो होती है टैंक पे, बाकी फुट पैक्स में नहीं होती है, क्योंकि फुट पैक्स पे रबर वगैरह लगा रखी है। और रॉयल एनफील्ड ने एक चीज़ अच्छा कर रखा है, आप देखेंगे ये जो माउंटिंग पॉइंट है इसके बीच में रबर के वार्शल्स लगा रखे हैं। ये जो रबर के वार्शल है ना, इन्होंने यहाँ की वाइब्रेशन को बहुत हद तक कम कर दिया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, वो है इसकी पावर, टॉर्क और इसकी हाई स्पीड क्रूजिंग। वैसे तो अगर आप इंडिया में देखोगे ना तो हाई स्पीड क्रूजिंग बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि कितनी सेफ है ये आप सबको पता है। जो इंडियन रोड्स पे राइड कर रहा है, कौन कहाँ से आएगा किसी को नहीं पता, कोई रॉन्ग साइड से आ जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ लोगों का सिविक सेंस कितना है हम सबको पता है। तो यार देखो 100-110 पे चलाना ही रिकमेंडेड है, और कंफर्टेबल भी वही रहता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप हाई स्पीड पे राइड करते हो उतना ज़्यादा फटीग होने के चांसेस रहते हैं। बाकी पावर एंड टॉर्क की बात करो तो इस बाइक में 40 bhp और 40 न्यूटन मीटर है इसका जो टॉर्क और bhp है। मैंने अपग्रेड किया है पल्सर 220 से, जिसका जस्ट हाफ है, जिसमें इसमें 20 bhp और 20 न्यूटन मीटर है। तो मेरे लिए पावर इनफ। और मैंने झंस्कार किया हुआ है, झंस्कार इसमें पादुम से लामा यूरो है, सिंगेला सिरसिला पास वाला रूट, वो सबने देखा है, तो आपको पता है उसमें किस तरीके से रोड्स ऊपर चढ़ती हैं और नीचे उतरती हैं। भाई कहीं पे भी मुझे ये नहीं लगा कि मेरी बाइक में पावर लैग हो रहा है। बाकी 100-120 पे मैं आराम से क्रूज करता हूँ। ये 150 भी बड़े आराम से चली जाती है, बट 150 में चलाता नहीं हूँ, कभी कभार एक्सीलेटर खींचने का मूड होता है, देन ही 150 जाती है, वरना मैं 100-110 मैक्सिमम इतना ही चलाता हूँ। 2 राइड से हमारी एक नई राइडर ज्वाइन करी हुई है, अगर आपने पिछले मेरे ब्लॉग्स देखे हैं हिमालयन 411 से, तो उनके साथ तो थोड़ी और भी स्लो स्पीड राइड हो रही है, वो 90-100 ही रहेगी, इसलिए एवरेज और भी अच्छा आ रहा है हमारी बाइक का। ओ भाई यार बहुत ही गर्मी है, हालत ख़राब हो रखी है। तो अब हम आते हैं एक और जो चीज़ है, वो है सर्विस रीच एंड क्वालिटी। मैंने यार इंटरनेट पे देखा है, लोगों को बहुत शिकायत है रॉयल एनफील्ड से, और मैंने अपने सामने भी केसेस देखे हैं, बट लकली मेरी ये सेकंड रॉयल एनफील्ड है और आज तक मुझे प्रॉब्लम नहीं आई सर्विस से रिलेटेड। मेरी इस बाइक में भी 2 प्रॉब्लम आई। एक O2 सेंसर फेलियर अलर्ट था, एक ही बार गया सर्विस सेंटर से वहाँ राइडर्स पे, एक ही बार में उन्होंने फिक्स करके दे दिया। दूसरा, जब मैंने बाइक ली तो मेरे में राइट साइड पुल का कोई इशू नहीं था। तो जो फर्स्ट लॉट्स की बाइक थी उसमें राइट साइड पुल की काफ़ी प्रॉब्लम थी, बट मेरी बाइक में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अच्छी खासी मैंने राइड करी, और जब मैंने इसकी फोर्थ सर्विस कराई तब जाके थोड़ी सी, उससे पहले थोड़ी सी राइट साइड पुल की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उन्हें बोला और उन्होंने इसका व्हील अलाइनमेंट किया। व्हील अलाइनमेंट में मैंने जो जुगाड़ वाला ट्यूबलेस कन्वर्जन पहले करा रखा था, क्योंकि पहले तो ये ट्यूब स्पोक्स के साथ आई थी, वो फेल हो गया था, लेकिन जो राइट साइड पुल थी वो 0 हो गई थी फिर से। तो अभी कोई राइट साइड पुल नहीं है, एकदम बढ़िया चल रही है। तो मैंने जो भी प्रॉब्लम मेरी बाइक में आई उन्हें मैंने जो बताई, और वहाँ के जो भी सर्विस एडवाइजर और जो सर्विस टेक्नीशियंस थे ना, उन्होंने यार एक ही बार में फिक्स करके दी। बाकी अगर सर्विस रीच की बात करो ना यार, क्वालिटी तो हो गई, रीच पे अगर आओगे तो मुझे नहीं लगता जो सर्विस रॉयल एनफील्ड का नेटवर्क देता है, जहाँ जिस लोकेशन पे कोई और ब्रांड वहाँ पे दे सकता है। आप अगर लद्दाख में जाओगे ना, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ कुछ है ही नहीं 50-100 किलोमीटर तक, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने वहाँ पे अपनी सर्विस वैन खड़ी कर रखी है,
और वो सिर्फ रॉयल एनफील्ड की सर्विस नहीं करती, कोई अदर ब्रांड की भी बाइक आती है ना, तो उसमें भी जो छोटे मोटे इशू होते हैं, ऑब्वियसली यार पार्ट्स की अगर कोई जरूरत होगी तो पार्ट्स तो उनके पास नहीं मिलने वाले, पार्ट हो सकता है रॉयल एनफील्ड के ही ना मिले। अगर सपोज कोई नई, जैसे ये बाइक में लेके गया लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट न्यूली लॉन्च थी, तो उस टाइम इनकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी इतनी ईजिली थी नहीं, तो उस लद्दाख जैसी रीजन में, और उसमें भी लद्दाख में भी और अंदर जाके जहाँ फ़ोन में नेटवर्क नहीं है कुछ नहीं, वहाँ तो एक्सपेक्ट करना ही एक गलत चीज़ थी। बाकी उनके सर्विस एजेंट्स खड़े रहते हैं, जो नॉर्मल बियर एंड टियर पाइप्स होते हैं ना, जैसे क्लच वायर हो गया, अगर आपकी बाइक में, मेरी तो खैर राइड वायर है, एक्सीलेटर वायर हो गया, क्लच लीवर, ब्रेक लीवर्स, ये सब बड़े आराम से मिल जाते हैं। नहीं मिलते हैं तो वो जुगाड़ से फिक्स करके देंगे, आपको ऐसा कर देंगे कि आप अपनी राइड कंप्लीट कर लो। तो सर्विस रीच के लिए तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, और मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न था रॉयल एनफील्ड दोबारा से लेने के लिए। बस जो एक शिकायत थी मुझे रॉयल एनफील्ड से जब मैंने ली थी, वो थे ट्यूब स्पोक्स। अगर, क्योंकि टेस्टिंग ऑलरेडी इनकी चल रही थी यार, तो अगर ट्यूबलेस के साथ उसी टाइम मिल जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता, बट मैंने बाद में अपग्रेड कर लिए। अभी गोल्डन मैंने लगाए हैं इस पर, और जो भाई कैमेट बाइक पे बहुत ही अच्छे से शूट करते हैं, स्पेशली यार जो रियर टायर है ना, बाइक लेती सबसे पहले मैंने इसका साड़ी जाल हटाया था, उसके बाद ये वाला जो लुक आता है ना भाई, ये सब्जी वाले वीडियो नहीं होना, किधर है भाई, इधर पकड़ के ला इसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि जैसे जैसे ये बाइक चलती रहेगी आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आती रहेंगी, वो है इसकी सर्विस कॉस्ट। तो जो 4 सर्विस हुई थी वो हुई थी 15,000 पे, अभी 18,000 हो गई है, और 15,000 किलोमीटर पे इसके ब्रेक पैड चेंज हुए थे, और जो व्हील अलाइनमेंट वगैरह हुआ था तो वो मेजर गया था, वो 5,000 समथिंग मेरा बिल आया था। बाकी जो मेरा मोस्टली जो 3 सर्विस का बिल आया वो 2,500 से नीचे ही था, इससे ऊपर नहीं था, क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो है ऑयल जो है वो 10,000 पे चेंज करता है, फर्स्ट सर्विस पे चेंज करता है सॉरी, और उसके बाद 10,000 पे चेंज होता है, तो सेकंड सर्विस का बिल तो और भी कम हो गया था मेरा। ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो अब तक मैंने लिखे थे या कमेंट से नोट डाउन किए थे वो मैंने कवर कर दिया। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन पूरा आपका, कमेंट करके जरूर बताना, और पसीने पोंछ पोंछ के ना हमारी हालत खराब होगी, तो भाई इस बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है। कैमरामैन बोलो, ये साले लोग वीडियो नहीं बनाने देंगे। ऑलराइट, तो करते फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी हेल्प, कोई भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। कोई फ्रेंड है जो बाइक लेना चाहता है उसके साथ शेयर करना। अबे यार क्या कर रहे हो तुम लोग। चलो करते फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड। बाय बाय।